मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में जैसा कि आप पिछले एक तरह से अभियान जैसा ही समझ लें कि हमारा आयुर्वेद पुस्तक का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने उस पुस्तक को अध्ययन करते हुए प्रस्तुति दे रहा हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं उसके आगे से। कल तक हम पढ़ चुके थे नवम पुष्प के संबंध में 2 शब्द जो वैद्य त्रिलोचन जी ने लिखा। उसके बाद अब पढ़ते हैं तो उसके बाद का जो पेज है, नव चिकित्सकों के लिए, जो नए नए चिकित्सक हैं उनके लिए क्या क्या लिखा हुआ है। विषय लक्षणों को रोग मानकर चिकित्सा ना करें, अपितु रोग के धरातल जड़ को खोजकर उसकी चिकित्सा करें। आजकल के चिकित्सकों ने लक्षण को ही रोग मान लिया है तथा इसी आधार पर ही चिकित्सा करते आ रहे हैं। आप यह मानकर चलें कि जब तक रोग की जड़ कारण धरातल की पहचान नहीं की जाएगी तब तक रोगी परेशान होता रहेगा। पुराने रोग जब ठीक नहीं हो पाते तब हम रोगी से प्रश्न करके ही रोग की जड़ तक पहुँचते हैं, तभी पुराने रोग ठीक हो पाते हैं। आयुर्वेद में रोग को पहचानने के लिए संहिताओं में 3 साधन बतलाए गए हैं। पहला दर्शन, दूसरा स्पर्श, तीसरा प्रश्न परीक्षा। रोग पहचानने के लिए प्रश्न परीक्षा को अपनाया जाता है, जो रोग के धरातल को पहचानने का सबसे कारगर ढंग है। क्योंकि पुराने रोग जब ठीक नहीं हो पाते तब हम रोगी से प्रश्न करके ही रोग की जड़ तक पहुंचते हैं, तभी पुराने रोग ठीक हो सकते हैं। नीचे कुछ रोगियों का विवरण दिया जा रहा है। उन सब का रोग के धरातल को न पहचान कर केवल लक्षणों की ही चिकित्सा की गई थी। इस कारण लक्षण शांत होने पर रोगी कुछ समय के लिए ठीक हो गया, परंतु कुछ समय बाद रोगी फिर से बीमार हो गया। यदि आप कारण को खोजकर चिकित्सा करेंगे तो अन्य लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं। सभी जीर्ण रोगों को ठीक करने के लिए रोगी से प्रश्न करके ही सभी रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। इन सब का विवरण मैंने अपनी पुस्तक हमारा आयुर्वेद में दिया है। इसके लिए मैं कुछ रोगियों का विवरण दे रहा हूँ। पहला, एक रोगी, उम्र 14-15 वर्ष, इसे कई वर्षों से सिर दर्द बना रहता था, कहीं से ठीक नहीं हुआ। प्रश्न परीक्षा से स्पष्ट हुआ कि रोगी को जब भी जुकाम लगता वह टैबलेट लेकर उसे ठीक कर लेता। इस कारण से सिर में कफ जम जाने के कारण सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। मैंने ऐसे कई रोगियों का लघु सूत शेखर रस सुबह रात दूध संग दिया। रोगियों को बतला दिया गया था कि नाक मुख से कफ निकलेगा, उसे ना रोकें। सभी रोगियों के साथ ऐसा ही हुआ। 1.5-2 माह में जब सिर में जमा कफ निकल गया, रोगी ठीक हो गए। विस्तृत विवरण के लिए मेरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 298, नुस्खा नंबर 20 देखें। नंबर 2, एक स्त्री, उम्र 35 वर्ष, पिछले 7-8 वर्षों से उसे दिन में कई बार खाना खाने की आदत थी। प्रत्येक घंटे 2 घंटे बाद उसे भूख लग जाती थी। रात में उठकर वह रसोई में जाती, उसे वहाँ जो कुछ मिलता खा लेती। इतना होने के बाद भी वह सूखती जाती थी। प्रश्न परीक्षा से भस्मक रोग निश्चय हुआ। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। उसे चिरचीटा के बीजों का चूर्ण दिन में 1 बार लेने के लिए कहा गया। 15 दिनों में रुग्ना रोग मुक्त हो गई। दवा बंद कर दी गई। 3-4 महीनों में रुग्ना का पूरा शरीर भर गया। देखें मेरी पुस्तक पृष्ठ संख्या 180, नुस्खा नंबर 1। नंबर 3, एक बच्चा, उम्र 4 वर्ष, जब वह 3 वर्ष का था तभी उसके हाथ की कभी टांग की हड्डी टूट जाती थी। डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आया। अंत में डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी ने उस बच्चे का इलाज शुरू किया। रोग का धरातल अग्नि की मंदता थी। डॉक्टर साहब ने उसे
बच्चे को स्वर्ण बसंत मालती, मुक्ता पिष्टी आदि दवाएं दी। बच्चा कुछ दिनों में ही ठीक हो गया। अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 699, नुस्खा नंबर 14 देखें। एक लड़का, उम्र 8 वर्ष, उसके शरीर पर चकत्ते हो गए। उन चकत्तों के स्थान पर सुइयां चुभने पर भी शून्यता बनी रहती थी। डॉक्टरों ने कुष्ठ करार दिया तथा उसी आधार पर चिकित्सा की गई, परंतु रोग ठीक नहीं हुआ। प्रश्न परीक्षा के द्वारा पता चला कि बच्चे को कभी दस्त लगे थे, जिन्हें दवा द्वारा जबरदस्ती रोक दिया गया था। उस कारण कुष्ठ हो गया। उस लड़के को खदीरा रिष्ट, महामंजिष्ठा रिष्ट, सारीवादी बादवासव दिया गया। 20 दिनों में ही लड़का ठीक हो गया। गलित, कुष्ठ एवं शून्यता में सारी बादवासव बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 5, एक बच्ची, उम्र 5-6 वर्ष, उसके पेट, घुटने एवं टांगों पर सफ़ेद दाग थे। कहीं से आराम नहीं आया। डॉक्टर कुलदीप जी, हिसार, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9079221359। बालों ने बिना जांच कराए रोग का कारण पीएच का कम होना मानकर उस बच्ची को अस्थि पोषक, धूत पापेश्वर कंपनी का एवं गंधक रसायन बटी, इन दोनों का प्रयोग करके बच्ची के सफ़ेद दागों को 2.5 माह में पूरी तरह ठीक कर दिया। इस रोग का कारण पीएच का लेवल कम मानकर चिकित्सा की गई। यहाँ भी रोग के धरातल की चिकित्सा की गई। एक बच्चा, उम्र 14 वर्ष, रोग इंसोफिलिया, थोड़ा तेज चलने पर सांस चढ़ जाता। दिल्ली, फरीदाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखलाया, कहीं से आराम नहीं मिला। आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कराई, फिर भी लाभ नहीं मिला। कई बार दिन में 3-4 बार नेबुलाइजर भी लेना पड़ता था। अंत में मेरे पास आया। प्रश्न परीक्षा से रोग का धरातल निमोनिया पाया गया। आयुर्वेद चिकित्सा में दूसरे दिन नेबुलाइजर हट गया। 4 महीनों की चिकित्सा से रोगी बिल्कुल ठीक हो गया। इस रोगी को कब्ज थी, मंदाग्नि थी, फेफड़ों में कफ था। इसे निम्न चिकित्सा दी गई। पहले 2 दिन मृदु विरेचन के लिए अमलतास, सौंफ, गुलाब के फूल दिए गए। निमोनिया के लिए नागार्जुन ब्राह्म रस, लक्ष्मी विलास रस, चंद्रामृत रस, सीतोपलादी चूर्ण, रस सिंदूर, चित्रक हरित की अवहेल, श्वास कुठार रस, कनका आसव, षष्ठ बिंदु तेल सुबह शाम तथा रात में मुलेठी, सौंफ, गुलाब फंसा, धनिया का काढ़ा दिया गया। अग्नि को बढ़ाने के लिए हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, शंख भस्म दिया गया। अधिक जानकारी के लिए पुस्तक खंड 4 का पृष्ठ संख्या 618, नुस्खा नंबर 67 का अनुभव 3 देखें। आचार्य चतुर्सेन ने अपनी जीवनी में एक जगह लिखा है कि राजघराने की एक 35 वर्ष की स्त्री को पिछले 2 वर्षों से आँखों की रोशनी चली गई थी। चिकित्सकों का कथन था कि उनकी आँखों की रोशनी नहीं आ सकती। रोग का धरातल जानने के लिए चतुर्सेन जी ने चिकित्सकों से पूछा, क्या रुग्णा को मासिक ठीक आ रहा है? चिकित्सकों का कथन था कि आँखों की रोशनी का मासिक से क्या लेना देना। क्या बेतुकी बातें। रुग्णा से संपर्क करने पर पता चला कि पिछले कुछ वर्षों से रुग्णा का मासिक बंद था। चतुर्सेन जी का कथन था कि जब तक रुग्णा का मासिक शुरू नहीं हो जाता तब तक रोशनी नहीं आ सकती। मासिक चालू कराने के लिए गोलियां देने के बाद मासिक शुरू हुआ। पहले दिन ही खुलकर मासिक हुआ। 5वें दिन ही रुग्णा के आँखों की रोशनी लौट आई। आयुर्वेद में यह धरातल का कमाल। 8 नंबर, शरीर में कैल्शियम की समुचित मात्रा न होने के कारण भी हम बीमार हो जाते हैं। हम जो भी कुछ खाते हैं उसका जो रस बनता है, यदि वह रस पूरी तरह पक रहा होगा तभी हमारे खून में लालिमा बढ़ेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो समझ लें हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है। प्रश्न उठता है कि पाचन शक्ति क्यों कमज़ोर होती है? आयुर्वेद के अनुसार 6 प्रकार के रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हम मधुर, अम्ल एवं लवण रस का ही प्रयोग अधिक करते हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस का प्रयोग शायद ही कोई करता होगा। अन्य रसों का प्रयोग न करने के कारण हमारे मूत्र में पीएच की मात्रा 7.4 होनी चाहिए, वह घटकर 5 पॉइंट तक पहुंच जाती है। तब हमारा पूरा शरीर अम्लीय हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह खतरनाक स्थिति है, जबकि डॉक्टर पीएच 5 पॉइंट को नॉर्मल मानकर इलाज करते हैं।
एक स्त्री का उदाहरण देना काफ़ी होगा। स्त्री, उम्र 30 वर्ष, शरीर भारी, टांगों में, घुटनों में तथा पूरे शरीर में तेज दर्द, शरीर थका थका एवं कमजोरी बना रहना, जरा जरा सी बात पर क्रोध आना, भूख मारी गई हो, 6 वर्ष की बच्ची, उसके बाद किसी संतान का ना होना, पिछले 5 वर्षों से महामारी ना आना, 3.5 वर्षों से एलोपैथी इलाज कराया परंतु महामारी तभी आना जब वह दवा लेती तो मासिक भी बहुत कम मात्रा में आता था। चेक करने पर मूत्र में पीएच का लेवल 5 पॉइंट पाया गया, जो पीएच का सबसे कम लेवल था, जबकि उसका लेवल 7.4 होना चाहिए, परंतु डॉक्टर 5.5 के लेवल को ही नॉर्मल मानते हैं। पीएच की कमी के कारण उसका पूरा बदन एसिडिक, पित्त का बहुत अधिक बढ़ जाना। जब हमारा पूरा शरीर अम्लीय हो जाता है तभी हमारे शरीर में ऊपर बतलाए गए लक्षण पैदा होते हैं। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तभी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे शरीर में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होगी तभी हमारी पाचन शक्ति भी तेज होगी, हमें सब कुछ पचता रहेगा। उस स्त्री को डॉक्टर कुलदीप जी हिसार वालों ने खान पान में परिवर्तन कराया, कैल्शियम एवं पीएच की मात्रा बढ़ाने की दवा दी। इस कारण उसका कैल्शियम प्रचुर मात्रा में बढ़ा, पीएच भी बढ़ा तथा 20 दिनों बाद उसे खुलकर मासिक हुआ। इन्हीं 20 दिनों में चिकित्सा से उसके चिड़चिड़ेपन में, बदन में थकावट, कमजोरी, बदन में दर्द, फर्क पड़ना शुरू हो गया। 5 महीनों में वह स्त्री पूर्ण रूप से ठीक हो गई। यही है रोग के धरातल की चिकित्सा का चमत्कार। एक और बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है या मरने मारने को तैयार हो जाता है, ऐसे लोगों को भी उपरोक्त चिकित्सा दें। आप देखेंगे कि 15 दिनों में ऐसे लोगों में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। देखें हमारा आयुर्वेद। 9 नंबर, एक लड़की को जुकाम हो गया, वह किसी दवा से ठीक नहीं हो रही थी, नाड़ी कम ज्वर का प्रमाण दे रही थी, विवाह के बाद वह ठीक हो गई। 10 नंबर, दूसरी लड़की घोर रक्त प्रदर्क से पीड़ित थी, किसी दवा से ठीक नहीं हो रही थी, विवाह के बाद ठीक हो गई। 11, रुग्ना, उम्र 10 वर्ष, 4-5 महीनों से उसे रात में दिखलाई नहीं देता था, रोग का धरातल मलेरिया तथा बुखार की दवा देने से बार बार होने वाला बुखार भी उतर गया तथा रतौंधी रोग भी ठीक हो गया। एक और उदाहरण देना चाहूँगा। एक बच्चा, उम्र 10 माह, उसे कई दिनों तक खांसी लगी थी, कहीं से ठीक नहीं हो रही थी, आयुर्वेदिक दवा से खांसी ठीक हो गई। 2 दिन बाद उसने किसी शिशु चिकित्सक को दिखलाया, उसने कहा कि इसे 1 कटोरी दही खिला दो। उस माँ ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन बच्चे का हालत ख़राब हो गई, ज़बरदस्त खांसी हो गई, पसलियाँ चलने लगी। माँ उस डॉक्टर को दोबारा दिखलाने गई तो डॉक्टर ने सलाह दी उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में दाखिल कराओ। बच्चे को आईसीयू में डाल दिया गया। दूसरे दिन छुट्टी हो गई, परंतु 7 दिन के लिए बच्चे को दिन में 4 बार नेबुलाइज़र देने को कहा गया। दूसरे दिन मुझे बुलाया, मैंने निमोनिया एवं खांसी की दवा दी। वो यह भी कहा कि दूसरे दिन शाम तक बच्चे को नेबुलाइज़र हट जाएगा। ऐसा ही हुआ। बच्चे के अच्छे डॉक्टर बहुत हैं, उन्हें दिखलाएं। जो डॉक्टर ऊपर बतलाई गलत सलाह देते हैं, कृपया ऐसे डॉक्टरों से बचकर रहें। ध्यान दें, ज़्यादातर चिकित्सक लक्षणों को रोग मानकर चिकित्सा शुरू कर देते हैं। जैसे किसी को काफ़ी चक्कर आते हों तब चेक करने पर उस रोगी का बीपी भी बढ़ा हुआ पाया जाएगा। रोगी चक्कर आने की शिकायत करेगा, तब डॉक्टर बीपी की चिकित्सा शुरू कर देगा। किसी के जोड़ों में या बदन में तेज दर्द रहता होगा, तब डॉक्टर कैल्शियम, आयरन एवं विटामिन देना शुरू कर देगा। आज के चिकित्सक रोग के धरातल को ढूंढने के बजाय लक्षणों को रोग मानकर उसी की दवा देना शुरू कर देते हैं। इन सब का धरातल शरीर में रचा रमा बुखार है। आप जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करें, बाकी लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही 4 रोगी जो पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहे थे, सभी की चिकित्सा लक्षणों को रोग मानकर उसी आधार चिकित्सा की जा रही थी, इसलिए वो ठीक नहीं हो रहे थे। रोगी नंबर 1, थोड़ा थोड़ा बुखार बना रहता था, चक्कर आते थे, मिचली होती थी, हाथ पैरों में दर्द बना रहता था। डॉक्टर से बुखार की शिकायत ना करके रोगी ने डॉक्टर के चक्कर में आने की शिकायत की। चेक करने पर बीपी भी बढ़ा हुआ पाया गया तथा HbVP की दवा चालू कर दी गई, परंतु रोगी को कोई अंतर नहीं पड़ा। बीपी अपने आप में कोई रोग नहीं है, जब मूल रोग ठीक होगा बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। इस रोगी को जीर्ण ज्वर की दवा दी, 2 दिन में ही चक्कर आने बंद हो गए तथा बीपी भी नॉर्मल हो गया। रोगी नंबर 2,
रोगी मजदूर 55 वर्ष, इसे काफ़ी चक्कर आते थे। नापने पर बीपी बढ़ा हुआ मिला। डॉक्टर ने बीपी की दवा शुरू कर दी, नमक बंद करवा दी। 2 माह तक दवा लेते रहने के बाद भी चक्कर आने बंद नहीं हुए। जी घबराहट, जी में चलना बना रहा। रोगी से प्रश्न किया, बुखार आया था? उत्तर में हाँ। हाथ पैरों में दर्द था? उत्तर में हाँ। चक्कर भी आते थे? उत्तर में हाँ। रोगी से पूछा गया, जब तुम्हें बुखार था तब तुमने डॉक्टर को बुखार के बारे में क्यों नहीं बतलाया? रोगी का जवाब था कि चक्कर ज़्यादा आ रहे थे इसलिए चक्कर के बारे में बतलाया। बुखार मामूली था इसलिए बुखार के बारे में नहीं बतलाया। रोगी का कथन था कि उसे लगा कि बीपी में बुखार भी आता होगा, इसलिए उसने डॉक्टर को बुखार के लिए नहीं बतलाया, केवल चक्कर आने के बारे में बतलाया। उस रोगी को जीर्ण ज्वर की दवा दी। कुछ दिनों में रोगी ठीक हो गया। रोगी नंबर 3। रोगी उम्र 30 वर्ष, पिछले 1.5 वर्ष से हाथ पैरों में तेज दर्द रहता था। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखलाने पर उसने रोगी को कैल्शियम, आयरन, विटामिन के साथ पेन किलर देना शुरू कर दिया। 2-3 डॉक्टर को दिखलाने के बाद भी रोग ठीक नहीं हुआ। तब चिकित्सक ने रोगी से पूछा, ये सब लक्षण शुरू होने से पहले तुम्हें बुखार आया था? उत्तर हाँ मिलने पर जीर्ण ज्वर की चिकित्सा की गई। 15 दिन बाद रोगी ने बतलाया कि दवा लेने से 2 दिन बाद ही शरीर में होने वाला दर्द गायब हो गया। 15 दिनों के बाद रोगी 60% लाभ हो गया। रोगी नंबर 4, उम्र 50 वर्ष, काम खेतीबाड़ी, पिछले कुछ दिनों से दिन में 3-4 दस्त हो जाते थे। पेट में मरोड़ बनी रहती थी, शरीर में थोड़ा थोड़ा बुखार भी बना रहता था। ज़्यादा चक्कर आने के कारण डॉक्टर ने बीपी नापा तो बढ़ा हुआ पाया। डॉक्टर ने बीपी की दवा ज़िंदगी भर लेने की सलाह दी। 2 वर्ष तक दवा लेते रहने के बाद बीपी ठीक ना होने पर चिकित्सक से मिला। सभी रिपोर्ट देखने के बाद प्रश्न परीक्षा करने में पता चला कि रोगी को कई वर्षों से रह के बुखार होता रहता था, इसी कारण बीपी भी बढ़ा रहता था। सभी दवाएं बंद करके इस रोग को जीर्ण ज्वर एवं संग्रहणी रोग की दवाएं चालू की गई। 3 दिनों में ही चक्कर आने, बदन दर्द बंद हो गया। 15 दिनों में ही रोगी ठीक हो गया। यह चारों अनुभव डॉक्टर परशुराम पटीदार, गांव पिपलिया, खंडवा, बड़ोदभोई, तहसील कुच्छा, जिला धार, मध्य प्रदेश, मोबाइल नंबर 9893634030 वालों के हैं। अंत में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। पाठक उससे सहमत हों या नहीं, यह उनकी अपनी सोच पर निर्भर है। जब तक हम रोग के धरातल को नहीं पहचानेंगे तब तक रोगी ठीक नहीं हो पाएगा, यह मेरा विश्वास है। चिकित्सकों का मानना है कि शरीर में रोग तभी पनपते हैं जब त्रिदोष का संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरा विचार है कि त्रिदोष से पहले हमारी सप्त धातुओं में बिगाड़ शुरू होता है। सप्त धातुओं के बिगाड़ से पहले हमारी अग्नि जो हमेशा सम रहनी चाहिए, उसे बिगाड़ शुरू हो जाता है। भोजन निश्चित समय पर करना चाहिए। जब भोजन का समय होता है तभी हमें भूख लगती है, उसी वक्त अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जैसे ही हम पहला कौर मुख में रखते हैं वह पेट में जाता है, तभी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मेरा मानना है कि आप शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो अग्नि को सम रखिए। अग्नि जब सम रहेगी तो खाने से जो रस बनेगा वो पूरी तरह से पकेगा। जब रस ठीक से पकेगा तब दूसरी धातुओं का निर्माण भी ठीक ढंग से होगा तथा तभी हमारे तीनों दोष भी सम रहेंगे। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि किसी रोगी को कब्ज की शिकायत रहती हो तो उसकी चिकित्सा भी साथ साथ करें, तभी हमें चिकित्सा में पूर्ण सफलता मिलेगी। लेखक विषय नवयुवतियों को पहली बार माँ बनी है, ध्यान दें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चा 1 या 1.5 साल का हो जाता है तब माँ उसे दलिया या कुछ खाद्य पदार्थ ज़बरदस्ती खिलाती रहती है। बच्चा उल्टी भी कर देता है, उसके बाद भी माँ चम्मच से उसके मुंह में डाल कर कहती है खा ले। वो माँ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एलोपैथी के जिस डॉक्टर के पास वो हमेशा बच्चे को दिखलाने जाती है, उस डॉक्टर ने उसे सलाह दी है बच्चा नहीं खाता तब भी उसे खिलाओ। डॉक्टर की सलाह होती है ऐसा करने से बच्चे को ज़्यादा ताकत आएगी। बच्चे की दादी जब उस माँ को ऐसा करने से मना करती है तो उसका जवाब होता है कि तुम्हें क्या पता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ बच्चों की भीड़ लगी रहती है उसके पास। कुछ तो उसकी अपनी सास से यहाँ तक कह देती है कि तुम क्या जानो बच्चों को कैसे पाला जाता है। अपनी बात समझाने के लिए ऐसी माताओं से मैं कहना चाहूँगा, तुम्हें 3 रोटी की भूख है, भोजन स्वाद बना हो तो तुमने 5 रोटी खा ली, इस कारण तुम्हें उल्टी होने को हो ही रही हो। ऐसे समय में कोई तुम्हें कहे 1 रोटी और खा लो, मुझे पूरा विश्वास है तुम उसे ज़ोर से धक्का दे दोगी। मैं तुम्हें पता है ऐसा करना तुम्हारे लिए और भी नुकसानदायक होगा। चूँकि वह बच्चा विरोध नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, इसलिए तुम उसे ठूस कर खिलाती हो। इसका परिणाम पता क्या होगा? जब बच्चा 4, 5, 6 वर्ष का हो जाएगा तब वो थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी या बरसात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा बच्चा जल्दी और बार बार बीमार होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे को ठूस कर खिलाने के कारण अपनी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई है। जिस डॉक्टर ने तुम्हें ठूस कर खिलाने की सलाह दी उसे पता है ऐसा होगा
वो जानता है कि जब बच्चे बार बार बीमार होंगे तभी मेरे यहाँ बीमार बच्चों की लाइन लगी रहेगी। उस डॉक्टर ने उन सभी माताओं को यही सलाह दी होगी जो तुम्हें दी। लेखक वैद्य त्रिलोकचंद, फरीदाबाद, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9871753988। अब गायब आवाज़ वापस आई, लेखक को धन्यवाद। पत्र, इसमें बहुत सारे पत्र छपे हुए हैं, 2 पत्र हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। आदरणीय वैद्य जी नमस्ते। हम आपको भूल चुके होंगे, आप हमको भूल चुके होंगे। हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारी मुलाकात हरिद्वार में स्वामी रामदेव जी के कैंप में हुई थी। हमें न्यूरो प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ तक कि पीजीआई के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। वह कह रहे थे कि हम इस मर्ज का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, परंतु आपने जो एक केवल नाक में डालने के लिए तेल बताया था उससे बहुत आराम मिल गया। हमने सोचा कि आपका यह खुशखबरी बता दें। हम आपको पहले से आपके तेल द्वारा बहुत ज़्यादा आराम है। कहाँ हम पहले बोल भी नहीं पाते थे या कुछ बोलते थे तो वह भी कोई समझ नहीं पाता था। आपकी दवा से मुझे बहुत आराम है। हम ऑफिस भी स्कूटर से जाने लगे हैं तथा थोड़ा पैदल भी चलने लगे हैं। शुभ, आपका KN निगम। हमारा आयुर्वेद पुस्तक से संग्रहित। तो इसके बाद की जो है किताब का अध्ययन हम कल करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।